मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। अब तक मैं उपन्यास माँ के 12वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। पावेल नीचे उतरकर मां के पास आकर खड़ा हो गया। भीड़ उत्तेजित हो उठी थी। सब लोग बहस कर रहे थे और उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे। तुम इन लोगों को हड़ताल करने पर कभी राजी नहीं कर सकते, रिबिन ने पावेल के पास आकर कहा। पैसे का लालच जरूर है इन्हें, पर लड़ने का बूता नहीं है। 300 से ज्यादा लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इतना कचरा एक दफे में थोड़ी ही साफ हो जाएगा। पावेल चुप था। जन समुदाय का विशाल काला चेहरा उसके सामने घूम रहा था और उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। पावेल का हृदय घबराहट के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसके शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, मानो पानी की इक्का दुक्का बूंदें तपती हुई जमीन पर पड़ते ही छन्न से गायब हो गई हों। वह थका हुआ और निराश घर लौटा। माँ और सिजो उसके पीछे आ रहे थे। रिबिन उसके बगल में चल रहा था। तुम बोलते अच्छा हो, पर तुम्हारी बात दिल को नहीं छूती। यही तो बात है। तुम्हें उनके दिल को छूना चाहिए। उनके दिल के बीचों बीच चिंगारी लगानी चाहिए। तुम लोगों को तर्क से नहीं समझा सकते। कोई जूता उनके पांव पर ठीक ही नहीं आता। या तो बहुत कसा होता है या बहुत ढीला। पेला गया। हम बूढ़े लोगों को तो अब कब्र का रास्ता लेना चाहिए, सीजो कह रहा था। अब नए ढंग के लोग पैदा हो रहे हैं। हम लोग कैसी जिंदगी बसर करते थे, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जानवरों की तरह घुटनों के बल रेंगते थे। अपने से बड़े लोगों के आगे जमीन पर नाक रगड़ते थे। लेकिन अब मालूम नहीं, या तो लोगों की आंखें खुल गई हैं या वे पहले से भी बड़ी गलती कर रहे हैं। मगर कम से कम वे हमारे जैसे नहीं हैं। इन नौजवानों को ही देख लो। डायरेक्टर से ऐसे बात करते हैं जैसे वह इनके बराबर का हो। अच्छा पावेल मिखाइलोविच, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जिस तरह तुम दूसरों के लिए लड़ते हो वह बहुत अच्छी बात है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। शायद तुम इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाल लो। भगवान तुम्हें सुखी रखे। और इतना कहकर वह चला गया। जा मर जाके, रिबिन ने अस्फुट स्वर में कहा। इसके जैसे लोगों को तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। ये तो बस गारे का काम दे सकते हैं, कहीं कोई दरार पड़ जाए तो उसे भरने के लिए। भला तुमने गौर किया पावेल कि तुम्हें प्रतिनिधि बनाने के लिए कौन चिल्लाया था? वही लोग जिन्होंने यह खबर उड़ाई थी कि तुम समाजवादी हो और हंगामा कराना चाहते हो। वही लोग थे। उन्होंने अपने मन में सोचा होगा यह काम से बाहर कर दिया जाएगा, इसकी यही सजा है। अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया, पावेल बोला। और भेड़िए भी ठीक ही करते हैं जब वे अपने भाई बंधुओं को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। रिबिन के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे और उसके स्वर से मालूम होता था कि वह बहुत उद्विग्न है। लोग खाली शब्दों को नहीं सुनते, उन्हें बात समझाने के लिए मुसीबत उठानी पड़ती है। खून में डूबे हुए शब्द कहने पड़ते हैं। पावेल दिन भर थका थका और उदास घूमता रहा। उसे एक अजीब चिंता सता रही थी। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और ऐसा मालूम होता था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। मां ने इस बात को देखा। क्या बात है पावेल? उसने डरते डरते सावधानी से पूछा। सिर में दर्द है, उसने उत्तर दिया। तुम लेट जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाए लाती हूं। नहीं, तुम फिक्र ना करो, उसने जल्दी से उत्तर दिया। फिर उसने दबी जबान में कहा, मैं अभी कम उम्र और कमजोर हूं, यही मुसीबत है। उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया, जिसका मतलब है
कि मुझे अपनी बात ठीक से कहनी नहीं आती। मैं अपने आप से परेशान और लज्जित हूँ। माँ ने अपने बेटे के विचारमग्न चेहरे को घूर कर देखा और उसे धीरज बंधाने का प्रयत्न किया। सब्र से काम लो, उसने नरमी से कहा। जिस बात को वे आज नहीं समझे, कल समझ जाएंगे। उन्हें समझना पड़ेगा, पावेल ने आवेश में कहा। मैं भी समझ गई कि तुम ठीक बात कह रहे हो, पावेल माँ के निकट जाकर बोला। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, और मुंह दूसरी ओर कर लिया। माँ चौंक पड़ी, मानो उसके इस शांत भाव से कहे गए शब्दों ने उसे अंगारे की तरह जला दिया हो। माँ ने हाथ अपने हृदय पर रखा और बेटे के इस प्यार को अपने हृदय में सजोए हुए वहां से चली गई। उसी रात जब माँ सो गई थी और पावेल बिस्तर पर लेटा पढ़ रहा था, राजनीतिक पुलिस वाले आए और भुनभुनाते हुए घर की हर चीज उलट पुलट कर तलाशी लेने लगे। उन्होंने ऊपर अटारी पर देखा और बाहर बाग का भी कोना कोना छान मारा। उस पीले चेहरे वाले अफसर ने इस बार भी वैसा ही बर्ताव किया जैसा पहले किया था। वहीं अपमानजनक व्यंग, उनके दिलों को जलाने वाली व्यंग भरी बातों में उसे विशेष आनंद आता था। माँ चुपचाप एक कोने में बैठी एकटक अपने बेटे की सूरत देखती रही थी। पावेल बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी भावनाएं प्रकट न होने पाए, पर जब भी वह अफसर हंसता, पावेल की उंगलियां फड़कने लगती। माँ जानती थी कि जब वह पुलिस वाला कोई मजाक करता था तो अपने ऊपर काबू रखना पावेल के लिए कितना कठिन हो जाता था। इस बार उसे इतना डर नहीं लगा जितना पहली बार लगा था। भूरी वर्दी वाले इन निशाचरों के प्रति उसकी घृणा बढ़ गई थी और इस घृणा की भावना से उसका भय दब गया था। मुझे पकड़कर ले जाएंगे, पावेल ने मौका पाकर माँ के कान में कहा। मैं समझ गई हूं, माँ ने सिर झुकाकर धीरे से उत्तर दिया। वह जानती थी कि दिन में पावेल ने मजदूरों के सामने जो कुछ कहा था उसके कारण उसे जेल में ठूस दिया जाएगा, पर उसने जो कुछ कहा था उससे सभी सहमत थे और इसीलिए वे उसकी रक्षा के लिए उठ खड़े होंगे। उसे ज्यादा दिन तक जेल में रखने का साहस किसी को न होगा। माँ का जी चाह रहा था कि वह उसके गले में बाहें डालकर जी भर कर रोए, पर अफसर बगल में ही खड़ा अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे घूर रहा था। उसकी मूछें और होठ फड़क रहे थे और पेला गया नीलोना को ऐसा लगा कि यह व्यक्ति इस प्रतीक्षा में है कि कब मेरे आंसू छलकते हैं और कब मैं गिड़गिड़ा कर उसे प्रार्थना करती हूँ। सारी शक्ति बटोर कर उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया और दम साध कर धीमे स्वर में बड़े प्यार से बोली। अच्छा जाओ पावेल, अपनी जरूरत की हर चीज ले ली है ना तुमने? हाँ, उदास न हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जब वे लोग पावेल को लेकर चले गए तो माँ एक बेंच पर बैठकर चुपके रोने लगी। वह दीवार की तरफ पीठ किए बैठी थी जैसे उसका पति बैठा करता था। उसका हृदय व्यथा से भरा हुआ था और उसे अपनी निस्सहाय दशा की वेदनापूर्ण चेतना खाए जा रही थी। अपना सिर पीछे झटक कर माँ ने एक दबी हुई लंबी चीख मारी जिसमें उसके आहत हृदय की सारी वेदना उमड़ आई थी। उसके मस्तिष्क में नकाब जैसा वही भावहीन पीला चेहरा, वही पतली पतली मूछें और हर्ष से चमकती हुई वही मीची मीची आंखें घूम रही थीं। उसके सीने में उन लोगों के प्रति जो माँओं से उनके बेटों को केवल इसलिए छीन लेते थे कि वे न्याय चाहते थे, कटुता और घृणा के घने बादल छा गए। सर्दी बहुत थी और वर्षा की बूंदें खिड़की पर सिर पटक रही थी। माँ को ऐसा लगा कि लंबी लंबी भुजाओं और बिना आंखों की लाल चेहरों वाली भूरी आकृतियां रात को संतरियों की तरह उसके घर का चक्कर काट रही थीं और उसे उनकी एड़ों की मंद मंद खनक सुनाई दे रही थी। वे मुझे भी ले जाते तो अच्छा होता, माँ ने सोचा। लोगों को काम पर बुलाने के लिए भोपू बजा। आज सुबह उसकी आवाज न जाने क्यों सदैव की अपेक्षा धीमी और भर्राई हुई थी।
जैसे उसमें विश्वास की कमी हो। दरवाजा खुला और रिबिन अंदर आया। क्या उसे पकड़ ले गए? उसने अपनी भीगी हुई दाढ़ी का पानी पोंछते हुए पूछा। हाँ, ले गए कल मुहे, माँ ने आह भरकर उत्तर दिया। यह तो पहले से मालूम था। वह धीरे से हंसा। मेरे घर की भी तलाशी ली थी, हर चीज टटोल कर देखी, गाली गलौज बहुत की, मगर नुकसान कम ही किया। तो पावेल को पकड़कर लिए गए। डायरेक्टर ने इशारा किया, पुलिस ने सिर हिलाया और एक आदमी और चला गया। अच्छी मिली भगत है, एक सिंह पकड़ता है और दूसरा एक एक बूंद दूध निचोड़ लेता है। तुम लोगों को पावेल के लिए आवाज उठानी चाहिए, माँ ने अपनी जगह से उठते हुए ऊंचे स्वर में कहा। उसने जो कुछ किया वह सबके लिए किया। किसे आवाज उठानी चाहिए? सबको। हाँ, तो तुम्हारा यह ख्याल है, मगर यह कभी नहीं होने का। वह हंसता हुआ बाहर चला गया और उसके निराशाजनक शब्दों ने माँ को पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया। अगर उन्होंने उसे मारा पीटा तो क्या होगा? वह कल्पना करने लगी कि उसके बेटे को बहुत मारा गया है और उसके शरीर पर बहुत से घाव हैं और वह खून में लथपथ है। माँ के हृदय में भय समा गया। उसकी आंखों में पीड़ा होने लगी। उस दिन उसने न चूल्हा जलाया न खाना पकाया, चाय तक नहीं पी। रात को बहुत देर से उसने रोटी का एक टुकड़ा खाया। जब वह सोने के लिए लेटी तो उसे ऐसा लगा कि उसके जीवन में कभी इतना सूनापन और अकेलापन नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में वह निरंतर किसी बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात की आशा में अपना जीवन बिताने की आदी हो चुकी थी। उसके चारों तरफ नौजवान लोगों की उल्लासपूर्ण और कोलाहलमय सरगर्मियां और उसके बेटे का लगन से भरा हुआ चेहरा, जो इस अच्छे पर संकटमय जीवन के लिए जिम्मेदार था, हमेशा उसके सामने रहता था। अब उसके जाते ही जैसे हर चीज चली गई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 14 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। एक दिन बीता, पहाड़ जैसी एक और रात बीती। माँ को रात भर नींद न आई, लेकिन उसके बाद जो दिन आया वह और भी धीरे धीरे बीता। वह सोच रही थी कि कोई आएगा, पर कोई नहीं आया। संध्या आई, रात हो गई। वर्षा की ठंडी बौछारें आहें भरकर दीवार से अपना सिर टकरा रही थीं। तेज हवा सीटी बजाती हुई चिमनी में होकर अंदर आ रही थी और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे फर्श के नीचे कोई चीज करवटें बदल रही है। छत से पानी टपक रहा था और बूंदे टपकने की आवाज एक विचित्र सामंजस्य के साथ घड़ी की टिक टिक में विलीन हुई जा रही थी। ऐसा लगता था कि पूरा घर धीरे धीरे डगमगा रहा है। व्यथा के कारण हर वस्तु निष्प्राण और व्यर्थ प्रतीत हो रही थी। खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। कुछ देर रुककर फिर वही आवाज आई। माँ इन खटखटाहटों की आदी हो चुकी थी। उसे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, पर इस बार तो वह किंचित हर्ष से चौंक पड़ी। अस्पष्ट आशाओं के उत्साह में वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। कंधों पर एक शाल डालकर उसने जाकर दरवाजा खोला। समाई लो अंदर आया। उसके पीछे एक और आदमी था, जिसका चेहरा कोट के उठे हुए कॉलर और माथे पर झुकी हुई टोपी की आड़ में छुपा हुआ था। सो तो नहीं रही थी आप? समोई लो ने पूछा। इस प्रश्न के अतिरिक्त उसने और कोई भी अभिवादन का शब्द न कहा। सदैव के विपरीत उसके स्वर में चिंता और उदासी थी। नहीं, सोई नहीं थी, मां ने उत्तर दिया और उत्सुकता से खड़ी उन्हें देखती रही। समोई लो के साथी ने टोपी उतारकर अपना छोटा सा गठीला हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी सांस में खरखराहट थी। क्यों मां, हमें पहचाना नहीं? उसने ऐसे पूछा मानो बहुत पुराना मित्र हो। अरे तुम हो, पेलागया निलोना ने खुश होकर कहा।
योगोर इवानोविच? हाँ हाँ, वहीं। उसने पादरी जैसे लंबे बालों वाला अपना बड़ा सा सिर झुकाकर उत्तर दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी और मां को देखकर उसकी छोटी छोटी भूरी आंखों में प्यार की एक चमक आ गई। वह देखने में बिल्कुल समोवार लगता था। गोल मटोल, छोटा सा, मोटी सी गर्दन और छोटी छोटी बाहें। उसका चेहरा चमक रहा था और वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके सीने की गहराई में कोई चीज खरखराहट पैदा कर रही थी। तुम जरा उस कमरे में चले जाओ, मैं कपड़े पहन लूं, मां ने कहा। हमें तुमसे कुछ पूछना है। समईलो ने नजरें झुकाकर मां की तरफ देखते हुए उत्सुकता से पूछा। योगोर इवानोविच दूसरे कमरे में जाकर वहां से बोलने लगा। अम्मा, आज सुबह निकोलाई इवानोविच, जिससे आप परिचित हैं, जेल से छोड़ दिया गया, उसने कहना आरंभ किया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि वह जेल में था, मां बीच में बोल उठी। 2 महीने 11 दिन जेल में रहा। वहां उक्रेनी से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने सलाम कहलाया है और पावेल ने भी। और उसने कहलाया है कि आप चिंता न करें। उसने कहा है कि आप इस बात को जान लें कि उसके रास्ते पर चलने वालों के लिए जेल हमेशा ही आराम करने की जगह होती है। हमारे हाकिमों ने बहुत सोच समझकर इस बात का इंतजाम किया है। अच्छा अम्मा, अब मैं काम की बात करूंगा। मालूम है कल कितने लोग पकड़े गए थे? क्यों, क्या पावेल के अलावा भी कोई पकड़ा गया था? मां ने आश्चर्य से पूछा। वह 49वां आदमी था, योगोर इवानोविच ने शांत भाव से कहा। और कारखाने के मालिक शायद 1 दर्जन आदमियों को और पकड़वाने के फेर में हैं, जैसे यही महानुभाव जो तुम्हारे सामने है। हाँ, मैं भी, समोइलो ने मुंह लटका कर कहा। न जाने क्यों पेला गया निलोना को ऐसा लगा कि उसे सांस लेने में अब अधिक सुविधा हो रही है। कम से कम वह वहां अकेला तो नहीं है। उसके मस्तिष्क में यह विचार बिजली की तरह कौंध गया। कपड़े पहनकर वह अपने अतिथियों के पास आई और उनकी तरफ देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराई। मैं समझती हूं कि जब इतने लोगों को पकड़कर ले गए हैं तो ज्यादा दिन नहीं रखेंगे। सो तो नहीं रखेंगे, योगोर इवानोविच ने कहा। और अगर हम उनका यह बना बनाया खेल बिगाड़ दें तब वे दुम दबाकर भाग खड़े होंगे। देखो, बात यह है, अगर हमने फैक्ट्री में पर्चे बांटने बंद कर दिए तो पुलिस वाले इस बात का फायदा उठाएंगे और पावेल तथा दूसरे उन भले साथियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जो इस वक्त जेल की यातना झेल रहे हैं। वह कैसे? मां ने भयभीत होकर पूछा। बहुत सीधी बात है यह तो, योगोर इवानोविच ने शांत भाव से उत्तर दिया। कभी कभी पुलिस वाले भी अपनी अक्ल से काम लेते हैं। आप खुद ही गौर करें, पावेल जब बाहर था तब अखबार और पर्चे बढ़ते थे। पावेल जेल चला गया, अखबार और पर्चे बंटना बंद हो गए। बस, इसका मतलब साफ है कि अखबार और पर्चे वही बांटता था, है कि नहीं? और बस वे सभी को खाना शुरू कर देंगे। पुलिस वालों को इसी में मजा आता है कि वे लोगों को पूरी तरह नोच खाएं, हड्डियां तक बाकी न बचे। मैं समझ रही हूं, मां ने उदास स्वर में कहा। मगर बेटा, हम कर ही क्या सकते हैं? सत्यानाश हो उनका। उन्होंने लगभग सभी लोगों को पकड़ लिया है। रसोई से समोइलो की आवाज आई। अब हमें केवल अपने लक्ष्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाने के लिए भी अपना काम करते रहना है। और हमारे पास काम करने वाला कोई है नहीं, योगोर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। हमारे पास बहुत सा बढ़िया मसाला छपा रखा है, सब मेरे हाथ की करामात है। मगर अब उसे फैक्ट्री में कैसे पहुंचाया जाए, बस यही समझ में नहीं आता। अब वे फाटक पर ही हर एक की तलाशी लेने लगे हैं, समाइलो ने कहा। मां ताड़ गई कि वे उससे कुछ आशा कर रहे हैं। यह कैसे किया जा सकता है? उसने जल्दी से पूछा। समोइलो दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। पेला गया निलोना, आप उस खोमचे वाली कोर्सुनोवा को जानती हैं? हाँ, क्यों? उससे बात करके देखिए, शायद वह यह चीजें अंदर पहुंचा दे।
मां ने हाथ हिलाकर इस तरकीब को रद्द कर दिया। अरे नहीं, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। उन्हें फौरन मालूम हो जाएगा कि उसे वे चीजें मुझसे मिली थीं, इस घर से आई थीं। अरे नहीं। फिर सहसा मानो किसी प्रेरणा के वश उसने कहा, तुम मुझे दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं कोई तरकीब निकाल लूंगी। मैं मारिया से कहूंगी कि वह मुझे हाथ बटाने के लिए अपने साथ ले ले। मुझे किसी न किसी तरह तो पेट पालना ही है। फैक्ट्री में खाने की चीजें बेचने ले जाया करूंगी। मैं सब कर लूंगी। अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर उसने जल्दी जल्दी उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से निपटा देंगी। किसी का ध्यान भी उसकी ओर न जाएगा। और अंत में उसने भावातिरेक से कहा, वे लोग भी देखेंगे कि पावेल के हाथ जेल के बाहर भी पहुंच सकते हैं। हम उन्हें दिखा देंगे। तीनों के चेहरे चमक उठे। मां, यह तो कमाल ही कर दिया है आपने। काश आप जानती कि क्या बढ़िया बात सूझी है आपको। बस मजा ही आ गया। योगोर इवानोविच ने अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, अगर यह तरकीब काम कर गई तो मैं तो बहुत खुशी से जेल में जा बैठूंगा। समोइलो ने भी अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, अम्मा, कोई जवाब नहीं है आपका इस दुनिया में। योगोर इवानोविच ने भर्राई हुई आवाज में चिल्ला कर कहा। मां मुस्कुरा दी। वह इस बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर पर्चे फैक्ट्रियों में बढ़ते रहे तो मालिक उसके बेटे पर उनको बंटवाने का दोष नहीं लगा पाएंगे। उसने अनुभव किया कि वह इस काम को पूरा करने की क्षमता रखती है और उसका रोम रोम हर्ष से पुलकित हो उठा। जब जेल में पावेल से तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे कहना कि उसकी मां बहुत अच्छी है। योगोर इवानोविच बोला, मेरी मुलाकात पहले होगी। समोइलो ने हंसकर कहा, उसे कह देना कि जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। उसे यह बता देना। और अगर उन्होंने समाइलो को जेल न भेजा तो? योगोर इवानोविच ने पूछा। तो फिर क्या हो सकता है? मां बोली। वे दोनों हंस पड़े और मां भी कुछ शर्मा कर कुछ झेपते हुए हंसने लगी। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना बहुत कठिन होता है। उसने आंखें झुकाकर कहा, यह स्वाभाविक ही है। योगोर ने कहा, और आप पावेल की चिंता न कीजिएगा, दुखी न होइएगा। पावेल जेल से और अच्छा होकर आएगा। वहां आदमी को आराम करने और पढ़ने का मौका मिलता है, और हमारे जैसे लोग जब तक बाहर रहते हैं तब तक उन्हें दोनों में से किसी भी बात का मौका नहीं मिलता। मैं 3 बार जेल हो आया हूं और मैं यह तो नहीं कह सकता कि वहां जाकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर तीनों ही बार मेरे दिल और दिमाग को बड़ा फायदा पहुंचा। तुम्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मां ने उसके सीधे साधे चेहरे पर मित्रतापूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा। उसकी भी एक खास वजह है। योगोर ने उंगली उठाकर उत्तर दिया। अच्छा मां, तो मैं समझता हूं कि सब कुछ तय हो गया। कल हम पर्चे लाकर तुम्हें दे जाएंगे और एक बार फिर गाड़ी चल पड़ेगी और बहुत दिनों से छाया हुआ अंधकार छटने लगेगा। बोलने की आजादी जिंदाबाद और मां का हृदय जिंदाबाद। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, तो चलते हैं। समाइलो ने मां से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं अपनी मां से कभी यह करने को नहीं कह सकता। एक न एक दिन सब माएं इस बात को समझ जाएंगी। पेलागेया निलोवना ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। उन लोगों के चले जाने के बाद मां ने दरवाजा बंद किया और कमरे के बीच में घुटने टेक कर प्रार्थना करने बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी। उसकी प्रार्थना में शब्द न थे। वह तो केवल उन लोगों की चिंता कर रही थी जिन्हें पावेल उसके जीवन में ले आया था। ऐसा मालूम होता था कि उसके और देव प्रतिमाओं के बीच ये लोग चल फिर रहे थे। ये सीधे साधे लोग जो एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी बिल्कुल अकेले थे। बहुत सवेरे वह मारिया कोर्नसोवा से मिलने गई। खुमचे वाली ने, जो हमेशा की तरह सिर से पांव तक तेल में चुपड़ी हुई थी और जिसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी, बड़ी सहानुभूति के साथ मां का स्वागत किया। उदास हो, उसने अपने चिकने मोटे हाथ से मां के कंधे पर एक धप मारते हुए पूछा, हिम्मत न हारो।
वे लोग उसे पकड़कर ले गए, तो इसमें क्या हुआ? यह कोई लज्जा की बात नहीं है। एक जमाने में लोग चोरी करने पर जेल में बंद किए जाते थे। अब हक के लिए लड़ने वालों को जेल में बंद किया जाता है। शायद पावेल ने बस उतना ही नहीं कहा जितना उसे कहना चाहिए, मगर उसने जो कुछ किया वह सबकी भलाई के लिए था, और सब लोग इस बात को जानते हैं। तुम चिंता ना करो, वे लोग इस बात को भी न माने, पर भले बुरे की पहचान तो सभी को होती है। मैं तो खुद तुमसे मिलने आना चाहती थी, पर फुर्सत ही नहीं मिली। दिन भर पकाना और बेचना। मगर देख लेना, मैं मरूंगी भिखारियों की तरह। मेरे चाहने वाले मुझे खाए जाते हैं, इसी का रोना है। कोई उधर नोचता है, कोई इधर नोचता है, जैसे चूहे रोटी को कुतरते हैं। जहां मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचाया, कोई हरामी आकर छीन ले जाता है। औरत होना भी एक मुसीबत है। सबसे गई बीती है वह इस धरती पर। अकेली रहे तो बुरी, मर्द करे तो मरी। मैं तुमसे कहने आई थी कि मुझे भी अपने साथ काम करने के लिए लगा लो। पेलागेया निलोना ने उसकी बकबक को बीच में ही काट कर कहा। क्या मतलब? मारिया ने पूछा। जब पेलागेया ने समझाया तो मारिया ने सिर हिलाया। जरूर, मारिया ने कहा। याद है, तो मुझे मेरे मर्द से बचाने के लिए अपने यहां छिपा लिया करती थी। अब मैं तुम्हें भूख से बचाऊंगी। तुम्हारी मदद तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा सबकी भलाई की खातिर लड़ता हुआ पकड़ा गया है। वह बहुत अच्छा है, सब लोग यही कहते हैं, और उन्हें उसके पकड़े जाने का बड़ा दुख है। विश्वास जानो, इन गिरफ्तारियों से मालिकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखो, फैक्ट्री में क्या हो रहा है। बहन, बड़ा बुरा हाल है। ये मालिक समझते हैं कि अगर वे किसी की एड़ी पर काट लेंगे तो वह भागना छोड़ देगा, मगर होता यह है कि वे 1 दर्जन लोगों को मारते हैं और सैकड़ों लोग उन पर झपट पड़ते हैं। इस वार्तालाप के फलस्वरूप दूसरे दिन दोपहर को माँ मारिया के खाने की 2 टुकड़ियां लिए हुए फैक्ट्री गई, और वह खुमचे वाली खुद बाजार में सौदा सुलभ लेने चली गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 14वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।